नमस्कार दोस्तों। आज विशेषण की जो आगे की क्लास है उस पर हम चर्चा करेंगे। कल जो हमने क्लास ली थी, इससे पिछली जो अपनी क्लास हुई थी, उसमें हमने विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण चैप्टर के अंतर्गत विशेष्य क्या चीज़ होती है, प्रविशेषण किसे कहते हैं और विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम विशेषण के जो प्रकार हैं, द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, उनके बारे में बात करेंगे। कल की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि विशेषण के जो प्रकार हैं उसके दो मुख्य आधार हैं, एक प्रयोग के आधार पर और एक रचना के आधार पर। तो आइए क्लास शुरू करते हैं, जल्दी से जुड़ जाइए। सबसे पहले बात करेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो चूंकि विशेषण से रिलेटेड ही है, विशेषण के प्रकारों से रिलेटेड है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार। तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण, ठीक है, और दूसरा होता है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। अब इन दोनों की कंसेप्ट क्या है, किसे उद्देश्य विशेषण कहेंगे और किसे विधेय विशेषण कहेंगे, आइए बातचीत करें। प्रयोग के आधार पर कहने का मतलब यह है कि विशेषण का प्रयोग कहां किया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने विशेषण को दो भागों में विभाजित किया है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ विद्वान इसका जिक्र नहीं करते हैं, सीधा ही रचना के आधार पर विशेषण के प्रकार पढ़ाते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, ये पिछली कुछ परीक्षाओं में देखा गया है, ये प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार काफी महत्वपूर्ण बन पड़ा है। तो हमें इसे समझना पड़ेगा। प्रयोग के आधार पर पहला है उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होता है? यदि, ध्यान रखना, यदि विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पूर्व किया गया है, पूर्व किया गया है, पूर्व मतलब पहले किया गया है, यदि विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले हुआ है तो फिर वह विशेषण उद्देश्य विशेषण माना जाएगा। जैसे अगर मैं यहां लिखता हूं कि काली गाय घास खा रही थी, यहां पर गाय जो है वो संज्ञा है, विशेष्य है, और कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है। इससे पहले हमने एक विशेषण का प्रयोग किया है काली। अब चूंकि देखना, ये संज्ञा से पहले आया है, संज्ञा से पूर्व, संज्ञा से पूर्व, संज्ञा से पहले हमने विशेषण का प्रयोग किया, तो इस विशेषण को हम उद्देश्य विशेषण के नाम से जानेंगे। अगर मैं कहता हूं रमा सुंदर है, रमा सुंदर है, अब आप देखिएगा यहां रमा एक व्यक्ति का नाम है, एक महिला का नाम है, और एक का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संज्ञा मतलब विशेष्य है। अब यहां पर संज्ञा के बाद में विशेषण का प्रयोग हुआ है। सुंदर शब्द क्या है? विशेषण, एडजेक्टिव, और ये संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुआ है, तो इसे हम उद्देश्य विशेषण नहीं कह सकते। ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये विधेय विशेषण है। तो विधेय विशेषण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। उद्देश्य विशेषण तो स्पष्ट हो गया, विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पूर्व किया गया है तो फिर वो उद्देश्य विशेषण है। और अगर विशेषण का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के बाद यानी पश्चात किया गया है, पश्चात किया गया है, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम विधेय विशेषण कहेंगे। ये जो दूसरा उदाहरण है रमा सुंदर है, इसमें संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुआ है सुंदर शब्द विशेषण, इसलिए इस सुंदर को हम विधेय विशेषण के नाम से जानते हैं। आइए एक दो उदाहरण और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि
जगन्नाथपुरी पवित्र तीर्थ स्थल है। यहां पर जगन्नाथपुरी विशेष्य है, संज्ञा है, एक नगर का नाम है और संज्ञा है, और संज्ञा के बाद में इसकी विशेषता बताने वाला शब्द है पवित्र तीर्थ स्थली। ये पूरा का पूरा जो है विशेषण है। क्योंकि ये संज्ञा के बाद आया, ध्यान रखना, बाद, ये बाद में आया, तो इसे हम कहेंगे विधेय विशेषण। इसे हम विधेय विशेषण के नाम से जानेंगे, राइट। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि गरीब व्यक्ति को मत सताओ, गरीब व्यक्ति को मत सताओ। यहां जो गरीब शब्द आया है ये चूंकि विशेषण है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है? व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। व्यक्ति क्या है? यहां पर नाउन है, संज्ञा है, विशेष्य है, और ये गरीब चूंकि इससे पहले आया है, यानी संज्ञा से पहले आया है, संज्ञा के पूर्व गरीब शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसे हम क्या नाम देंगे? इसे हम नाम देंगे उद्देश्य विशेषण। ये लो जी। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। फिर से समझ लेते हैं एक बार। हम पढ़ रहे हैं प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार, और प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो प्रकार होते हैं, एक उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण किसे कहेंगे? जो विशेषण, जिस विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पूर्व, संज्ञा से पहले किया जाता है, वो उद्देश्य विशेषण है। फॉर एग्जाम्पल, काली गाय घास खा रही थी, इसमें काली का प्रयोग गाय से पहले हुआ है, संज्ञा से पहले हुआ है। इसी प्रकार से इस उदाहरण में हमने देखा गरीब व्यक्ति को मत सताओ, यहां गरीब जो विशेषण है उसका प्रयोग व्यक्ति से पहले हुआ है। तो ये दोनों उदाहरण जो है वो उद्देश्य विशेषण के हैं। परंतु जब हम बात करते हैं विधेय विशेषण की, तो विधेय विशेषण क्या है? वो विशेषण या जिस विशेषण का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के बाद, पश्चात किया गया है, बाद किया गया है, तो फिर वह विशेषण विधेय विशेषण कहलाएगा। ठीक है। जैसे हमने लिखा रमा सुंदर है, तो यहां सुंदर का प्रयोग रमा के पश्चात हुआ है, बाद हुआ है, इसलिए यहां सुंदर क्या माना जाएगा? यहां सुंदर माना जाएगा विधेय विशेषण। इसी प्रकार से आगे वाले उदाहरण में हमने देखा जगन्नाथपुरी पवित्र तीर्थ स्थल है। जगन्नाथपुरी एक नगर का नाम है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और उसके बाद में पवित्र तीर्थ स्थल शब्द का प्रयोग हुआ है जो विशेषण की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। क्योंकि ये संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुआ है ये विशेषण, इसलिए इस विशेषण को हम क्या नाम देंगे? विधेय विशेषण के नाम से जानेंगे। क्लियर? मैं अपेक्षा करता हूं कि ये बात आप लोगों की समझ में आ गई। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम इसको और क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलिए जी, अब टाइप ऑफ एडजेक्टिव विशेषण के प्रकार, टाइप ऑफ एडजेक्टिव विशेषण के प्रकार, और विशेषण के प्रकार में हम दूसरा जो आधार है रचना के आधार पे, रचना के आधार पर विशेषण के प्रकार। तो रचना के आधार पे कल हमने बात की थी कि रचना के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं जी? 4 प्रकार होते हैं विशेषण के प्रकार। और हमने बात की थी कि कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। एक बार फिर से मैं नोट कर देता हूं। गुणवाचक विशेषण, सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की। दूसरा जो होता है वो होता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो होता है वो होता है परिमाण, परिमाण का मतलब होता है नापतोल, मात्रा, परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण को कल भी मैंने बताया था, फिर से मैं बता रहा हूं, और जब हम इसको पढ़ेंगे तब हम डिटेल से समझेंगे। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है, संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हो गए 4 रचना के आधार पर विशेषण के प्रकार। अब हमारे कुछ विद्वान साथी जो हैं
वो व्यक्तिवाचक विशेषण को भी रचना के आधार पर पांचवां भेद स्वीकार करते हैं। परंतु मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि फिलहाल ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा, कि हम विशेषण के 5 प्रकार माने। रचना के आधार पर विशेषण के 4 ही प्रकार अपने को मानने होंगे, राइट। लेकिन मैं 5वां पढ़ा दूंगा आपको, समझा दूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले उसी की चर्चा हम करेंगे। जो 5वां भेद है जिसे अभी मान्यता नहीं है, वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही सम्मिलित है, लेकिन कुछ विद्वान साथी स्वीकार करते हैं इसकी सत्ता को, इसलिए मैं इसके विषय में आपको जानकारी दे देता हूं। व्यक्तिवाचक विशेषण, ये व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है, सबसे पहले हम इसी की चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद में हम क्रम से सभी विशेषणों के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, ये व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है। सबसे पहले व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो मित्रों, व्यक्तिवाचक जो विशेषण होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनता है। हमने जब संज्ञा के भेद पढ़े थे, नाउन के टाइप्स पढ़े थे, तब हमने पढ़े थे कि उसके प्रकार होते हैं 3, मुख्यतः 3 ही प्रकार होते हैं। बाद में हमने अंग्रेजी का अनुकरण करते हुए 2 प्रकार जो हैं वो उसमें और ऐड कर दिए हैं, परंतु मूल रूप से संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं। और जो पहला भेद होता है उसका नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण, अंग्रेजी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से निर्मित विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से निर्मित विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से निर्मित, यानी जितने भी व्यक्तिवाचक विशेषण हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं। कैसे, आइए समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां लिखा जयपुर, ठीक है। जयपुर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक नगर विशेष का नाम है। और हमने पढ़ा है, समझा भी है कि किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का विशिष्ट नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहां पर स्थान का नाम है, विशिष्ट नाम है, जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं इसको जयपुर को बना दूं जयपुरी, और यहां लिख देता हूं जयपुरी रजाई, विश्व प्रसिद्ध है, एक उदाहरण में यहां पर क्रिएट कर रहा हूं, विश्व प्रसिद्ध है, जयपुरी रजाई विश्व प्रसिद्ध है। अब यहां पर रजाई क्या है, संज्ञा, रजाई क्या है, नाउन, यह है संज्ञा यानी विशेष्य, और ये जयपुरी शब्द जो है वो उस संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण बन चुका है। तो इसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। क्यों कहेंगे, क्योंकि जयपुरी शब्द की जब हम उत्पत्ति देखते हैं कि ये जयपुरी शब्द बना किससे है, तो ये जयपुर शब्द से बना है। और जयपुर क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसीलिए इससे बना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है, शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाएगा, कहलाएगा। इसी प्रकार से हम और उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया अरबी घोड़े, अरबी घोड़े, यहां पर अरबी शब्द किससे बना है, अरब देश से बना है। अरब देश एक देश है, अरब, क्योंकि देश का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से मैं लिखता हूं जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। आप देखोगे कि यह शब्द जो है जोधपुरी कहां से आया, कैसे बना, यह जोधपुरी शब्द बना है जोधपुर से, और जोधपुर क्या है, एक स्थान का नाम, एक स्थान का नाम, और एक स्थान का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण बना, इसीलिए हमको जोधपुरी शब्द किसमें रखना होगा, व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत रखना होगा। इसी प्रकार से हम शब्द बनाते हैं बीकानेरी, बीकानेर से बना दिया बीकानेरी भुजिया, ठीक है, बड़े स्वादिष्ट होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, ये लो जी, बीकानेरी भुजिया बड़े स्वादिष्ट होते हैं। यहां पर बीकानेरी शब्द किससे बना है, बीकानेर शब्द से बना है,
इस शब्द से बना है, बीकानेर शब्द से बना है यहां पर, और बीकानेर ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमने व्यक्तिवाचक विशेषण को क्रिएट किया है। तो सीधी सी बात है, बड़ा सरल कंसेप्ट है, समझिए इस चीज को। हम पढ़ रहे हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, और व्यक्तिवाचक विशेषण में हमने पढ़ा है किसे कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जयपुर से हमने जयपुरी बना दिया, इसी प्रकार से हमने अरब से अरबी बना दिया, जोधपुर से जोधपुरी बना दिया, बीकानेर से बीकानेरी बना दिया। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं वो व्यक्तिवाचक विशेषण में रखे जाते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले विशेषण के जो प्रकार हैं, रचना के आधार पर विशेषण के जो प्रकार हैं। मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि जो पांचवा भेद हमारे विद्वान साथी स्वीकार कर रहे हैं उसको हमने स्पष्ट कर लिया है। अब हम बात करेंगे रचना के आधार पर विशेषण के जो प्रकार जो मान्यता प्राप्त है उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण इसकी बात करेंगे, किसे कहेंगे गुणवाचक विशेषण, क्या इसकी कंसेप्ट है, किस प्रकार से इसकी पहचान की जा सकती है। आइए पूरी बात को हम स्पष्ट रूप से समझेंगे। गुण, यहां एक शब्द आया गुण। ये गुण शब्द जो है बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, ये व्यापक अवधारणा है। यहां गुण का क्या मतलब है देखिएगा, समझिएगा। यहां गुण के अंतर्गत गुण, दोष, ये गुण शब्द जो है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अवधारणा रखता है, बहुत बड़ा अर्थ रखता है। यहां गुण का मतलब सिर्फ गुण से नहीं है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में पाए जाने वाले सकारात्मक तत्व से नहीं है। ये बड़ा ब्रॉड है, इसमें गुण भी शामिल है, दोष भी शामिल है, इसमें रंग, स्वाद, दशा, दिशा, स्थिति, आकार, अवस्था, गंध आदि आदि, यानी इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें शामिल है। ये कुछ वानगी के तौर पे, नमूने के तौर पे मैंने बताया है कि गुण के अंतर्गत क्या क्या चीजें सम्मिलित हो सकती है। तो अगर कोई शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग संबंधी विशेषता बताए, स्वाद संबंधी विशेषता बताए, दशा बताए, दिशा बताए, स्थिति संबंधी, आकार संबंधी, अवस्था संबंधी या गंध संबंधी विशेषता बताए, तो वो विशेषण, वह शब्द गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे मैं कहता हूं चतुर बालक, ये चतुर क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार से मैं कहता हूं झूठा आदमी, झूठा क्या है, यहां पर ये गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार से मैं कहता हूं लाल चूड़ियां, लाल चूड़ियां रंग संबंधी विशेषता बताई जा रही है। इसी प्रकार से मैं कहता हूं खट्टा अचार, स्वाद संबंधी विशेषता। इसी प्रकार से मैं कहता हूं रोगी बच्चा, दशा, उस बच्चे की दशा इस शब्द से बताई जा रही है। इसी प्रकार से मैं कहता हूं पूर्वी हवाएं, पूर्वी हवाएं दिशा संबंधी विशेषता बताई जा रही है, पूर्वी, पश्चिमी। अगर इस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। अच्छा भाई, विक्षोभ का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। विक्षोभ का मतलब क्या होता है, ये किसका पर्यायवाची है? विक्षोभ अर्थात जातिवाचक विशेषण क्या होता है सर जी? जातिवाचक विशेषण नहीं होता है बेटा, सिर्फ व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में ही एक अलग उसका टाइप हमारे विद्वान साथी मानते हैं। जातिवाचक विशेषण या भाववाचक विशेषण इस प्रकार के कोई विशेषण नहीं होते हैं। ठीक है, विक्षोभ शब्द का अभिप्राय बताइए, विक्षोभ का क्या मतलब होता है, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। तो ये दिशा संबंधी, इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा
कि वर्गाकार मेज, या मैंने लिख दिया गोल घड़ी, ये आकार संबंधी विशेषता बताई जा रही है। इसी प्रकार से मैं सुगंधित पवन, सुगंधित, ये गंध संबंधी विशेषता बताया, ये शब्द बता रहा है। मैं कह रहा हूं बदबूदार खाना, बदबूदार खाना, ये क्या है, ये बदबूदार शब्द क्या है, ये गंध संबंधी विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से ये बदबूदार शब्द है, सुगंधित शब्द है, गोल, वर्गाकार। इसी प्रकार से चतुर, झूठा, लाल, खट्टा, रोगी, पूर्वी, पश्चिमी, ये जितने भी शब्द हैं जो किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, स्वाद, दशा, दिशा, स्थिति, आकार, अवस्था या गंध संबंधी विशेषता बताते हैं, वो गुणवाचक विशेषण होते हैं, कहलाते हैं। स्पष्ट है? अब देखिएगा, यहां मैं आपको एक और बढ़िया बात बताता हूं कि गुणवाचक विशेषण की यदि पहचान करनी है तो हम क्या करें, किस प्रकार से करें। गुणवाचक विशेषण, ये जो विशेषण होता है इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, तो बड़ी सरल है इसकी पहचान करना। ध्यान दीजिएगा, जो विशेषण है उस विशेषण की जगह यदि हम कैसा, कैसी का प्रयोग करें, इन दो शब्दों का प्रयोग करके गुणवाचक विशेषण का पहचान की जा सकती है, उसकी आइडेंटिफाई की जा सकती है, कैसा कैसी का प्रयोग करके। देखिएगा कैसे, मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे हमने ये उदाहरण लिया चतुर बालक, राइट। यहां एक बार आप चतुर शब्द को हटाओ, चतुर शब्द को हटा दो, ठीक है, यहां, और यहां रखो कैसा, ये प्रश्न बन जाएगा। अब चूंकि ये बालक है, पुल्लिंग है, तो कैसा रख दो। अगर यहां पर जो संज्ञा है वो स्त्रीलिंग है तो आप कैसी का प्रयोग करके प्रश्न बना लो। एक प्रश्न क्रिएट हो गया, कैसा बालक। आपने जिस शब्द को हटाया था, हमने यहां कौन सा शब्द हटाया था, चतुर, तो चतुर शब्द अगर आपके प्रश्न का उत्तर बनता है, बन सकता है, तो फिर ये गुणवाचक विशेषण है, नहीं तो नहीं है। जैसे हमने लिखा झूठा, ठीक है, ये झूठा क्या है, ये गुणवाचक विशेषण कैसे पता लगाएंगे, ये इस प्रकार से। यहां पर आप प्रश्न बना लो, कैसा आदमी, ये लो जी प्रश्न बन गया, और उत्तर मिलेगा झूठा, बस हो गया क्लियर। ये झूठा शब्द जो है वो विशेषण, और कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण क्या काम कर रहा है। लाल चूड़ियां, कैसी चूड़ियां, चूंकि अब देखो ये चूड़ियां क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग, राइट। तो यहां आपको क्या करना है, लाल शब्द को एक बार हटाना है और यहां रखना है कैसी, कैसी, प्रश्न बन जाएगा कैसी चूड़ियां, ये प्रश्न बन जाएगा, उत्तर मिलेगा लाल, तो ये लाल शब्द गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। स्पष्ट है, बहुत सरल कंसेप्ट है। इसी प्रकार से कैसा अचार, खट्टा अचार, कैसा बच्चा, रोगी बच्चा, कैसी हवाएं, पूर्वी हवाएं, कैसे विक्षोभ, तो पश्चिमी विक्षोभ। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि गुणवाचक विशेषण का प्रयोग करने के लिए, गुणवाचक विशेषण का पता लगाने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, और उस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम गुणवाचक विशेषण की पहचान आसानी से कर सकते हैं। और वो ट्रिक क्या है, आपको संज्ञा से पहले जहां विशेषण का प्रयोग हुआ है उस विशेषण को हटा के उसकी जगह आपको कैसा और कैसी का प्रयोग करना है। कैसा और कैसी का प्रयोग करोगे तो एक प्रश्न क्रिएट हो जाएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा। उस क्वेश्चन का उत्तर, उस प्रश्न का उत्तर यदि आपका विशेषण जिस शब्द को आपने हटाया था वो बनता है, बन सकता है, तो फिर ये गुणवाचक विशेषण है। दैट्स ऑल। ओके, चलिए, ये हुई गुणवाचक विशेषण की कंसेप्ट। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आ रही है आपके गुणवाचक विशेषण में, कंपन, अच्छा आवाज कंपन हो रही है क्या जी, जी थैंक यू, हाँ जी। चलिए, इसके बाद में हम बात करेंगे विशेषण के जो प्रकार हैं, उसमें हमारा दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, विद्यार्थियों, संख्यावाचक विशेषण
और इसके बाद में हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि संख्यावाचक विशेषण को और परिमाणवाचक विशेषण को साथ साथ पढ़ना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पढ़ना चाहिए, तभी इसकी कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से विद्यार्थियों के समझ में आती है, आ पाएगी। चलो सबसे पहले बात करते हैं संख्या और परिमाण का मतलब क्या है। संख्या का मतलब है नंबर, नंबर्स, ठीक है। और परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, परिमाण का मतलब होता है नापतोल, ठीक है। आप इस बात को समझिए। अर्थात वे विशेषण, नाम से स्पष्ट है, हिंदी में ऐसा कोई नाम है ही नहीं जिसका अभिप्राय नहीं हो, जिसका मतलब नहीं हो। अगर हमने नाम के अभिप्राय को समझ लिया, नाम के मतलब को समझ लिया, तो हमारी बहुत बड़ी जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी दूर हो जाएगी, मतलब उसके संबंध में जो हमारी जो उदाहरण है स्पष्ट हो जाएगी। अब संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? वे विशेषण जो किसी संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता बताए, जो किसी संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता बताई। और संख्या मीन्स नंबर, और नंबर की क्या विशेषता होती है? उसकी काउंटिंग हो सकती है, उसकी गणना हो सकती है, ध्यान रखना। संख्या की क्या विशेषता होती है? कि उसकी गणना हो सकती है, ये ध्यान रखना। अभी हम डिटेल से बात करेंगे। एक सामान्य उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूं। जैसे हमने लिखा कि 5 विद्यार्थी आज अवकाश पर हैं। 5 विद्यार्थी आज अवकाश पर है। तो यहां जो विद्यार्थी शब्द है ये क्या है भाई? ये नाउन है, ये संज्ञा है। और ये जो 5 है ये इस संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता बता रहा है। मतलब ये 5 जो है ये काउंटिंग करने योग्य है, हम काउंट कर सकते हैं। 5 विद्यार्थी 1 2 3 4 5 काउंटिंग की जा सकती है। तो चूंकि काउंटिंग की जा सकती है इसीलिए ये क्या है? संख्या। और ये अभी यहां पर विशेषण के रूप में काम कर रहा है। ये 5 शब्द यहां पर विशेषण के रूप में काम कर रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। दैट्स ऑल, इजी है। तो संख्या का मतलब नंबर से है, नंबर की गणना हो सकती है, उसकी काउंटिंग हो सकती है। लेकिन जब हम बात करेंगे परिमाण की, मैंने कहा दोनों को साथ पढ़ने कंसेप्ट अपनी क्लियर हो जाए। परिमाण का मतलब है मात्रा या नापतोल। तो ध्यान दीजिएगा, परिमाण यानी मात्रा, अर्थात इनकी काउंटिंग नहीं हो सकती, इनको नापना पड़ता है, मापना पड़ता है, तोलना पड़ता है क्वांटिटी निकालने के लिए, मात्रा ज्ञात करने के लिए। तो परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण जो संज्ञा की मात्रा संबंधी विशेषता बताए। दोनों को कंपैरिजन कीजिए। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण जो किसी संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता बताए। और परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण जो किसी संज्ञा की मात्रा संबंधी विशेषता बताए। मात्रा, क्वांटिटी। जैसे अगर मैं यहां पर एक उदाहरण लिखता हूं, 5 किलोग्राम चावल खरीदे। यहां देखो 5 किलोग्राम चावल, तो 5 किलोग्राम की काउंटिंग नहीं हो सकती, वो तोल के लाए गए हैं, ठीक है नहीं है। तो यहां पर ये क्या है? ये नापने और तोलने की इकाई, यहां इकाई का प्रयोग हुआ है। तो परिमाण मतलब मात्रा से है, संख्या मतलब नंबर से है जिनकी गणना हम कर सकते हैं। क्लियर? ये अभी सामान्य वार्तालाप हमने की है। अब आ जाइए कि ये जो संख्यावाचक विशेषण होता है, हम पढ़ रहे हैं फिलहाल संख्यावाचक विशेषण, साथ ही परिमाण भी हम करेंगे, संख्यावाचक विशेषण। तो मित्रों ये जो संख्यावाचक विशेषण होता है ये 2 तरह का होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं संख्यावाचक विशेषण के। एक तो होता है निश्चित संख्या, क्योंकि संख्याएं 2 प्रकार की होती है, निश्चित संख्या, और एक होता है अनिश्चित संख्या, यानी ऐसी संख्या जिससे निश्चितता का बोध नहीं हो। तो 2 प्रकार की संख्या हो गई, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। ये भेद हम परिमाणवाचक विशेषण के भी पढ़ेंगे, दोनों के सेम भेद है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 ही प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिलहाल हम उनकी चर्चा बाद में करेंगे,
पहले हम संख्यावाचक विशेषण की बात कर रहे हैं। निश्चित संख्या का मतलब क्या है? निश्चित संख्या का मतलब है वह संख्या जो किसी संज्ञा की निश्चित होने का बोध कराए, जो किसी संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराए। निश्चित संख्या उदाहरण हम समझते हैं, जैसे अगर मैं यहां लिखता हूं कि मुझे 5,000 रुपए की आवश्यकता है। यहां देखो ये जो संख्या आई है 5,000, ये रुपए क्या है? ये नाउन है। और किस प्रकार की नाउन है? काउंटेबल नाउन है ये, जिसकी गणना की जा सकती है। ठीक है। और यहां जो शब्द आया 5,000, वो संख्या होने का, संख्यावाचक विशेषण होने का भाव व्यक्त करता है। क्यों? क्योंकि 5,000 मतलब 5,000 फिक्स है, निश्चित है। तो ये संख्या है, और संख्या भी कौन सी? निश्चित संख्या। इसी प्रकार से मैंने उदाहरण लिखा घड़ी, जैसे मैंने लिखा घड़ी में 2:15 बज गए हैं। ठीक है, 2:15 बज गए हैं। अब यहां 2:15 क्या है? कुछ विद्यार्थी ये समझ लेते हैं निश्चित का मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। नहीं, अगर इस प्रकार के शब्द आते हैं 1.25, आधा, पौन, 2.5, 1.5, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनको भी निश्चित संख्या के अंतर्गत ही स्वीकार किया गया है। जैसे घड़ी में 2:15 बज गए हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है भाई 2:15 हुए हैं, फिक्स है, निश्चित है। तो हम इसको अनिश्चित में नहीं लेंगे। ध्यान रखना, ऐसे सारे शब्द जैसे आ गया आपके आधा या पाव, आधा, पौन, 1.5, 2.5, 1.25, जो भी है वो सब इसके अंतर्गत ही आएंगे। किस में आएंगे? निश्चित में ही आएंगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हम क्या है कि ये जो अपूर्ण संख्याएं होती है उनको अपूर्ण है, ये तो 1.25, 1.5, ये क्या होता है? या तो 1 होता है या 2 होता है। नहीं, हिंदी में हम विशेषण में और संख्यावाचक विशेषण में जब हम बात करेंगे निश्चित संख्या की, तो इन सभी शब्दों को पाव, आधा, पौन, 1.5, 2.5, 1.25, इन सबको किस में रखा गया है? निश्चित संख्या में ही रखा गया है। ठीक है, चलिए और क्या आ सकता है साहब? जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, अभी हम इसके विषय में विस्तार से बात करेंगे कि 4 अपराधी पकड़े गए। एक हमने उदाहरण लिया, 4 अपराधी पकड़े गए। अगर ये शब्द आ जाए, इस प्रकार का शब्द आ जाए, तो किस में रखना है? तो इस प्रकार का शब्द आ जाए तब भी हमें उसे निश्चित में रखना है। यहां पर 4 अपराधी पकड़े गए, ये जो वाक्य है किस प्रकार का भाव अभिव्यक्त कर रहा है? ये इस प्रकार का भाव अभिव्यक्त कर रहा है कि अपराधी 4 ही थे, चारों के चारों। तो यहां चारों जो शब्द आया है 4 से बने, 4 से चारों बने, तो निश्चित है अपराधी कितने थे? 4। ये वाक्य किस प्रकार का भाव व्यक्त कर रहा है? अपराधी कितने थे? 4, और चारों के चारों। तो ये चारों शब्द जो है वो किस में रखे जाएंगे? वो निश्चित संख्या में ही रखे जाएंगे। इसी प्रकार से और उदाहरण देखो, जैसे मैं कहता हूं कि राकेश ने कक्षा में 5वां स्थान प्राप्त किया। 5वां स्थान प्राप्त किया। अब ये देखो 5वां, ये क्या है? ये भी निश्चित है। 5वां का मतलब भाई वो 5वें स्थान पर आया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। उसका स्थान कौन सा है? उसका स्थान है 5वां। तो ये एक निश्चित संख्या का ही बोध कराता है। तो कहीं कोई कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रकार के सारे उदाहरण जो है वो निश्चित में ही आते हैं। निश्चित के बारे में अभी हम और बात करेंगे। चलिए, इसी प्रकार से आ गया प्रत्येक विद्यार्थी को एक चॉकलेट मिली। प्रत्येक विद्यार्थी को एक। ये एक क्या है? ये प्रत्येक क्या है? प्रत्येक का मतलब हर, और एक। यहां पर प्रत्येक शब्द भी आया है और एक शब्द भी आया है। तो ध्यान देना, ये एक चॉकलेट की विशेषता बता रहा है
और प्रत्येक विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है। ये दोनों ही विशेषण है और दोनों ही निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ये संख्या का बोध करा रहा है। यहाँ प्रत्येक का मतलब हो गया एक एक, यहां भी प्रत्येक का मतलब एक एक से है, हर से है, इसीलिए ये भी संख्यावाचक है और ये भी संख्यावाचक है। और कौन सी संख्यावाचक है? निश्चित। इसका मतलब है कि एक एक विद्यार्थी को, हर विद्यार्थी को, यानी कोई विद्यार्थी छूटा नहीं, और कितनी कितनी? एक एक चॉकलेट। तो स्पष्ट है, ये निश्चित संख्या में आएगा। और किस प्रकार के उदाहरण आ सकते हैं? और इस प्रकार के उदाहरण आ सकते हैं, जैसे मैं कहता हूं रमेश के पास राकेश से दुगुना, रमेश के पास राकेश से दुगुनी पुस्तकें हैं। पुस्तकें, सबसे पहले तो अपने को समझना होगा कि पुस्तकें काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन है तो किस में आएगी? हमें अपना विवेक काम में लेना है। पुस्तकें काउंटेबल नाउन, पुस्तकों की काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। और ये क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण। ये चूंकि काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ जो विशेषण होगा वो सामान्यतः संख्यावाचक विशेषण होगा। तो इसके साथ हमने एक विशेषण लगाया दुगुनी। क्या मतलब होगा? दुगुनी का मतलब हो गया 2 गुना। रमेश के पास राकेश से दुगुनी पुस्तकें, इसका मतलब ये हुआ यदि राकेश के पास 1 है तो रमेश के पास सीधा सीधा दुगुनी का मतलब 1 गुणा 2 बराबर 2 हो गई भाई। तो आप, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज मत होना। इसमें परीक्षार्थी ये कंफ्यूज हो जाता है कि साहब हमें तो यही नहीं पता कि राकेश के पास कितनी है, तो वो उसको अनिश्चित में डाल देता है कि अनिश्चित में रख देते हैं इसको, क्योंकि उसे पता नहीं है ना। कोई बात नहीं पता है तो कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप माना कि राकेश के पास 1 तो रमेश के पास सीधा सीधा दुगुनी मतलब 2 हो गई। राकेश के पास 100 तो रमेश के पास 200, राकेश के पास 500 तो रमेश के पास 1000। तो ये जो शब्द है दुगुनी, ये भी निश्चित संख्या की ओर संकेत करता है, राइट। इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं अनिश्चित संख्या। अनिश्चित संख्या, इसमें किस प्रकार के उदाहरण हम देखने को मिलते हैं? देखो भाई, एक उदाहरण में लिखता हूं कि चौराहे पर 10 बाहर है लोग खड़े थे। ठीक है, यहां एक शब्द आया है चौराहे पर 10 बारह। ये क्या है? भाव को पहचानने का अभ्यास करेंगे। क्योंकि लोग तो काउंटेबल है तो हम इसके साथ जो विशेषण लगेगा वो संख्यावाचक विशेषण मान के चलेंगे। अब आया 10 12। अगर ये केवल इतना होता चौराहे पर 10 लोग खड़े थे, इतना ही होता, 10 का मतलब 10 है, फिक्स है, तो निश्चित में आएगा। अगर ये होता चौराहे पर 12 लोग खड़े थे तो 12 मतलब 12, 12 फिक्स है, निश्चित में आएगा। लेकिन यदि कोई आकर ये कहता है कि चौराहे पर 10 12 लोग, 10 12 का क्या मतलब हुआ भाई? 10 हैं या 12 हैं? 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं। एक अनुमानित संख्या व्यक्त की गई है, 10 12 लोग खड़े थे, तो ये किसी निश्चित संख्या की ओर हमारा संकेत नहीं करता, इसलिए इसे हम अनिश्चित संख्या में रखेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। तो इस प्रकार के उदाहरण भी अनिश्चित में आते हैं। इसी प्रकार से देखो, जैसे आ जाए कि कई लोग बेईमान होते हैं। कई लोग बेईमान होते हैं, कई का मतलब क्या है? तो ये कई शब्द स्पष्ट नहीं करता, संख्या स्पष्ट नहीं करता, इसलिए अनिश्चित में। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, कई, बहुत, अधिक, कम, ज्यादा, अत्यंत, अति, ये इस प्रकार के शब्द, इनसे किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। और जब निश्चित संख्या का बोध नहीं होता तो इन शब्दों को हम किस श्रेणी में रखेंगे? ध्यान रखना, इनके साथ में
काउंटेबल नाउन ही होनी चाहिए। यदि इनके साथ में अनकाउंटेबल नाउन है जिसकी गणना नहीं की जा सकती, तो फिर ये शब्द परिमाण में जाएंगे, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये कई, बहुत, अधिक, कम, ज्यादा, अत्यंत, अति, इनके साथ में किस प्रकार की नाउन होनी चाहिए? काउंटेबल, जिनकी गणना की जा सकती है, जिनकी गिनती की जा सकती है, केवल वही नाउन। तो फिर ये शब्द, चूंकि इन शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, इसलिए इन शब्दों को हम कहाँ रखेंगे? इनको हम रखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, ये लो जी, आज की क्लास में हमने सबसे पहले बात की थी प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार। दो प्रकार हमने देखे, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का मतलब विशेषण का प्रयोग यदि संज्ञा से पहले है तो वो उद्देश्य है। काली गाय, काली का प्रयोग गाय से पहले, उद्देश्य। विधेय का मतलब है विशेषण का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के बाद, तो फिर वो विधेय। यहाँ आप देखोगे रमा सुंदर, यहाँ रमा के बाद सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये विधेय विशेषण। इसी प्रकार से आगे का उदाहरण हमने देखा था, जगन्नाथपुरी पवित्र तीर्थ स्थल है, जगन्नाथपुरी के बाद में पवित्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पवित्र तीर्थ स्थल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये विधेय विशेषण। गरीब व्यक्ति को मत सताओ, यहाँ गरीब शब्द का प्रयोग व्यक्ति से पहले हुआ है, इसलिए ये उद्देश्य विशेषण। आइए, इसके बाद में हमने देखा था रचना के आधार पर तो चार प्रमुख भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। सार्वनामिक को संकेतवाचक भी कहते हैं, आगे देखेंगे। पांचवा भेद एक और स्वीकार किया जाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से निर्मित होते हैं ये, जैसे जयपुर से जयपुरी बन गया, इसी प्रकार से अरब से अरबी बन गया, इसी प्रकार से जोधपुर से जोधपुरी बन गया, बीकानेर से बीकानेरी बन गया। ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक विशेषण होंगे। फिर हमने गुणवाचक विशेषण के बारे में समझा। गुण शब्द अपने आप में एक ब्रॉड कंसेप्ट रखता है। गुण का मतलब गुण से भी है, दोष से भी है, रंग से भी है, स्वाद से, दशा, दिशा, स्थिति, आकार, अवस्था और गंध सभी से है। यदि कोई शब्द किसी संज्ञा की गुण, दोष, रंग, स्वाद, दशा, दिशा, स्थिति, आकार, अवस्था और गंध संबंधी विशेषता बताता है, तो फिर वो गुणवाचक विशेषण माना जाता है। कुछ उदाहरण हमने देखे थे, चतुर बालक, झूठा, लाल चूड़ियां, खट्टा अचार होगी, ये सारी चीजें उसमें आती है। फिर हमने देखा था कि गुणवाचक विशेषण की पहचान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसा और कैसी का प्रयोग करके एक प्रश्न बनाते हैं, और उस प्रश्न का उत्तर यदि संबंधित शब्द जिसको हमने हटाया, हटाकर हमने चेक किया है, वो बनता है, तो फिर वो गुणवाचक है, अन्यथा नहीं है। फिर हमने संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के बारे में चर्चा की है। फिलहाल हमारा टारगेट संख्यावाचक विशेषण रहेगा, परिमाणवाचक विशेषण, और उसके बाद में जो सार्वनामिक विशेषण है उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। संख्या का मतलब होता है नंबर्स, नंबर्स की क्या हो सकती है, गणना। परिमाण का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी, और क्वांटिटी को क्या करते हैं, नापते हैं, तोलते हैं, ध्यान रखने वाली बात। ठीक है, यहाँ मैंने उदाहरण लिखा 5 विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों की गणना हो सकती है, तो 5 किस में रहेगा, संख्या के अंतर्गत रहेगा। लेकिन 5 किलोग्राम, ये इसके साथ 5 के साथ हमने एक इकाई का प्रयोग कर दिया, एक यूनिट का प्रयोग कर दिया, और यूनिट भी कैसी है, यूनिट भी कैसी है, नापने और तोलने की इकाई है। इसलिए इस 5 को हम कहाँ रखेंगे, इस 5 को हम परिमाण के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण की बात करें, अभी हमारा टारगेट सिर्फ संख्यावाचक विशेषण रहेगा। दो प्रकार की संख्याएं होती है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या होता है, वे शब्द जो किसी संख्या की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट नहीं, डेफिनेट संख्या का बोध कराते हैं, वो कहलाते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे मुझे 5,000 रुपये चाहिए, घड़ी में 2:15 बज गए हैं। इसी प्रकार से ये देखो, चारों अपराधी पकड़े गए, राकेश ने कक्षा में 5वां स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार से प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक चॉकलेट मिली। रमेश के पास राकेश से दुगुनी पुस्तकें हैं। ये दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, ये सब निश्चित में आते हैं। फिर हमने बात की थी किसकी, अनिश्चित संख्या की बात की थी। अनिश्चित में इस प्रकार के शब्द आ सकते हैं, जैसे आसपास की संख्याएं होती है, उन दोनों का साथ साथ प्रयोग कर दिया, आसपास की संख्याएं साथ साथ प्रयोग कर दिया, तो फिर वो अनिश्चितता की ओर संकेत करते हैं। 10-12 लोग, पता नहीं चल रहा 10 या 12 है, इसीलिए 10-12 अनिश्चित में जाएगा। कुछ शब्द भी हैं जैसे कई, बहुत, अधिक, कम, ज्यादा, अत्यंत, अति, इस प्रकार के शब्द। लेकिन इन प्रकार के शब्दों के साथ शर्त क्या है, नाउन कैसी होनी चाहिए, काउंटेबल। यदि काउंटेबल नाउन है तो ही इन शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में रखेंगे। यदि इनके साथ में अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर ये संख्यावाचक विशेषण नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कक्षा को समझने का अभ्यास किया। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।